नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में हम समाज में अपराधी गतिविधियों में बढ़ोतरी देख रहे हैं, जैसे कि कलकत्ता बलात्कार और हत्या केस। आज हम चेज़ारे लोम्ब्रोसो की प्रसिद्ध पुस्तक द क्रिमिनल मैन के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपराधियों के मनोविज्ञान में क्या तत्व होते हैं जो उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे चेज़ारे लोम्ब्रोसो के अपराधी सिद्धांत की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक समय में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। लोम्ब्रोसो का ये सिद्धांत, जिसे जैविक निर्धारणवाद भी कहा जाता है, 19वीं सदी में अपराध शास्त्र के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लेकर आया था। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चेज़ारे लोम्ब्रोसो, जो एक इतालवी चिकित्सक और अपराध शास्त्री थे, ने अपराधियों का अध्ययन करते हुए एक क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया। उन्होंने दावा किया कि अपराधी जन्म से ही कुछ विशिष्ट शारीरिक और मानसिक लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग करते हैं। लोम्ब्रोसो ने इसे आत्विस्तिक गुण कहा, यानी कि अपराधी मानव विकास की पिछड़ी अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिद्धांत ने उस समय के अपराध शास्त्र में एक नया दृष्टिकोण पेश किया, जो पहले अपराध को केवल सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखता था। लेकिन क्या यह सिद्धांत आज के समय में भी सही है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। चेज़ारे लोम्ब्रोसो ने अपनी पुस्तक द क्रिमिनल मैन में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अपराधी लोगों में कुछ विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती हैं। उन्होंने अपराधियों की शारीरिक विशेषताओं का गहन अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि इन विशेषताओं का आपराधिक प्रवृत्तियों से सीधा संबंध होता है। इस सिद्धांत को उन्होंने एटाविज्म कहा, जिसका अर्थ है कि अपराधी विकास के पिछले चरणों में अटके हुए होते हैं और उनके शरीर में आदिम या पिछड़ी हुई विशेषताएं होती हैं। लोम्ब्रोसो ने निम्नलिखित शारीरिक विशेषताओं को अपराधियों में सामान्य पाया। 1. खोपड़ी और चेहरे की बनावट। लोम्ब्रोसो ने कहा कि अपराधियों की खोपड़ी का आकार और संरचना सामान्य लोगों से अलग होती है। खोपड़ी के असमान आकार, उभरे हुए जबड़े और बड़े सिर को उन्होंने अपराधियों की विशेषता बताया। कई अपराधियों की नाक चपटी या चौड़ी होती है, जो उनके चेहरे की असामान्य संरचना को दर्शाता है। लोम्ब्रोसो ने यह पाया कि अपराधियों के जबड़े सामान्य लोगों की तुलना में अधिक उभरे हुए होते हैं, जिससे उनका चेहरा कठोर और भयावह दिखता है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के हाथ सामान्य लोगों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, जो आदिम मानव के साथ उनकी समानता को दर्शाता है। अपराधियों में मांसपेशियों की बनावट असंतुलित होती है, जिससे उनका शरीर अनुपातहीन लगता है। अपराधियों के कान अक्सर बड़े, असमान या पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। लोम्ब्रोसो ने पाया कि अपराधियों की आंखें अक्सर गहरी होती हैं, जो उनकी आक्रामक प्रवृत्ति को दर्शाती है। अपराधियों में दृष्टि संबंधी असामान्यताएं पाई जाती है, जैसे कि दृष्टि का असंतुलन या भटकती आंखें। उन्होंने ये पाया कि अपराधियों के बाल असामान्य रूप से मोटे या पतले होते हैं। कुछ मामलों में अपराधियों के शरीर के बाल अधिक घने होते हैं, जो आदिम मानव की विशेषता है। अपराधियों की त्वचा सामान्य से मोटी होती है और उस पर निशान, टैटू या अन्य असमानताएं पाई जाती हैं। लोम्ब्रोसो ने कहा कि अपराधियों के दांत बड़े, तीखे और उभरे हुए होते हैं, जो उनकी हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। बड़े होंठ। अपराधियों के होंठ अक्सर बड़े और मोटे होते हैं, जिससे उनके चेहरे की अभिव्यक्ति भयानक लगती है। लोम्ब्रोसो ने यह भी देखा कि अपराधियों की मानसिक क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में कम होती है। उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता और वे आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। उन्होंने पाया कि अपराधी शारीरिक रूप से आक्रामक होते हैं और उनकी मांसपेशियों में तनाव अधिक होता है, जो उन्हें हिंसक गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। लोम्ब्रोसो ने इन शारीरिक विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधी जन्मजात होते हैं और उनके शरीर की संरचना उनकी आपराधिक प्रवृत्तियों को दर्शाती है। उनका मानना था कि ये विशेषताएं अपराधियों को सामान्य लोगों से अलग करती हैं और उनके भीतर छुपी हुई आपराधिक प्रवृत्तियों का संकेत देती हैं। हालांकि लोम्ब्रोसो के इस सिद्धांत की बाद में कड़ी आलोचना हुई। कई वैज्ञानिकों और क्रिमिनोलॉजिस्ट्स ने इस विचार को खारिज कर दिया कि केवल शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति का निर्धारण किया जा सकता है।
आधुनिक क्रिमिनोलॉजी में लोम्ब्रोसो के विचारों को अब पूरी तरह से मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन उनके काम ने अपराध विज्ञान में एक महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की, जो जैविक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए अपराध के अध्ययन को व्यापक दृष्टिकोण देने में सहायक सिद्ध हुई, जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। अपराधी के मनोविज्ञान की विवेचना एक जटिल और व्यापक अध्ययन है, जो ये समझने की कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वह आपराधिक गतिविधि में संलग्न होता है। इस दृष्टिकोण में जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का समन्वय होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अपराधी के मनोविज्ञान को समझने के लिए हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 1. जैविक और आनुवंशिक कारक। कुछ अपराधियों में जैविक या आनुवंशिक कारणों से आपराधिक प्रवृत्तियां पाई जा सकती हैं। यह सिद्धांत सेसारे लोम्ब्रोसो द्वारा पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अपराधी अपने जैविक दोषों के कारण अपराध करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। इनमें शारीरिक असमानताएं, मस्तिष्क की असामान्य गतिविधियां और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं शामिल हो सकती हैं। कुछ अध्ययनों ने यह सुझाव दिया है कि अपराधी बनने की प्रवृत्ति आनुवंशिक हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में अपराध का इतिहास है, तो संभावना है कि वह भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। अपराधियों में कई बार व्यक्तित्व विकार पाए जाते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो उन्हें नैतिकता, सहानुभूति और सामाजिक नियमों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति देता है। ऐसे लोग दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने, झूठ बोलने, चोरी करने और हिंसा में संलिप्त होने की प्रवृत्ति रखते हैं। कुछ अपराधी मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन। इन मानसिक स्थितियों के कारण वे असामान्य व्यवहार करते हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अपराधी अपने विचारों और मानसिकता में विकृत हो सकते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह सही है, या वे अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचते। उनके दिमाग में नैतिकता और समाज के नियमों के प्रति उदासीनता हो सकती है। अपराधियों का पारिवारिक परिवेश और उनकी परवरिश उनके अपराधी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पालन पोषण एक असामाजिक या हिंसक वातावरण में हुआ है, तो उसकी आपराधिक प्रवृत्तियां विकसित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे ने अपने माता पिता को घरेलू हिंसा करते देखा है, तो उसके भीतर भी आक्रामकता का विकास हो सकता है। अपराध अक्सर गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के कारण होते हैं। जब लोग आर्थिक तंगी, सामाजिक बहिष्कार या असफलता का सामना करते हैं, तो वे अपराध की ओर बढ़ सकते हैं। समाज में व्याप्त असमानताएं और सामाजिक अन्याय भी अपराध को प्रेरित कर सकते हैं। अपराधी बनने में साथियों और समाज का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति का समाज या उसके साथी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो वह भी अपराध की ओर आकर्षित हो सकता है। सामाजिक दबाव और गलत संगति व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती है। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव मस्तिष्क में 3 प्रमुख घटक होते हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हमारे अंदर की आदिम और अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपराध की प्रवृत्ति का कारण बन सकता है। यदि व्यक्ति का ईगो और सुपर ईगो, जो नैतिकता और सामाजिक नियमों का पालन करता है, कमजोर हो, तो ईड उसे आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रेरित कर सकता है। लर्निंग थ्योरी सिद्धांत के अनुसार अपराधी बनने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अनुभवों और सीखे गए व्यवहारों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अपराध को सफल होते देखा है, तो वह भी अपराध करने की कोशिश करेगा। यह सिद्धांत बताता है कि अपराधी बनने की प्रक्रिया सीखी जा सकती है। सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत के अनुसार समाज के नियम और कानून व्यक्ति को अपराध से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब समाज में इन नियंत्रणों की कमी होती है, तो व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त हो सकता है। यह सिद्धांत अपराध के सामाजिक कारणों को समझाने की कोशिश करता है। अपराधी अक्सर भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। उनके भीतर क्रोध, घृणा और निराशा जैसी भावनाएं प्रबल होती हैं, जो उन्हें अपराध की ओर प्रेरित करती हैं। कई बार ये भावनाएं बचपन के अनुभवों, पारिवारिक समस्याओं या सामाजिक अस्वीकृति के कारण उत्पन्न होती हैं। मानसिक तनाव और दबाव भी अपराधी बनने का कारण हो सकते हैं।
जब व्यक्ति जीवन में निरंतर असफलता, सामाजिक बहिष्कार या व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करता है तो वह अपराध का रास्ता चुन सकता है। उदाहरण के लिए वित्तीय संकट के कारण चोरी, धोखाधड़ी या अन्य आर्थिक अपराधों में संलिप्त होना आम है। अपराधी के मनोविज्ञान की विवेचना ये दिखाती है कि अपराध केवल एक सरल या एकल कारण से नहीं होता, बल्कि ये कई जटिल कारकों का परिणाम होता है। जैविक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक कारक सभी मिलकर एक व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकते हैं। हालांकि प्रत्येक अपराधी की मनोवैज्ञानिक स्थिति अलग अलग हो सकती है और उसे समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। समाज, परिवार और व्यक्तिगत अनुभवों के मिश्रण से अपराधियों का मनोविज्ञान विकसित होता है और इसे समझने से अपराध की रोकथाम और पुनर्वास की रणनीतियों को बेहतर बनाया जा सकता है। लोम्ब्रोसो ने यह भी कहा कि अपराधियों के मनोविज्ञान में कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग करती हैं। उन्होंने दावा किया कि अपराधी भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं और उनके पास नैतिक चेतना की कमी होती है। वे आत्मनियंत्रण की कमी का प्रदर्शन करते हैं और समाज के नियमों को तोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधुनिक समय में इस परिप्रेक्ष्य को मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के माध्यम से और भी विस्तारित किया गया है, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। अपराध एक जटिल सामाजिक समस्या है जो विभिन्न कारकों के समन्वय से उत्पन्न होती है। अपराध के कारणों को समझने के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का अध्ययन आवश्यक है। अपराध के कारणों का विश्लेषण करने से हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपराध की ओर क्यों बढ़ते हैं और किन परिस्थितियों में आपराधिक गतिविधियां होती हैं। कुछ लोगों में अपराधी प्रवृत्तियां आनुवंशिक होती हैं। अध्ययन बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के परिवार में आपराधिक इतिहास है तो उसके भी अपराध की ओर प्रवृत्त होने की संभावना अधिक हो सकती है। जैविक रूप से कुछ जीन और मस्तिष्क की संरचनात्मक असमानताएं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। हार्मोनल असंतुलन, विशेषकर टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स की असामान्यताओं को आक्रामकता और आपराधिक व्यवहार से जोड़ा गया है। इस प्रकार का जैविक असंतुलन व्यक्ति को आक्रामक और हिंसक बना सकता है। मस्तिष्क की कुछ संरचनात्मक असमानताएं, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की असामान्य गतिविधियां व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इससे व्यक्ति में सामाजिक और नैतिक मानदंडों का पालन करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे आपराधिक व्यवहार बढ़ सकता है। अपराधी व्यक्तित्व विकार जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या साइकोपैथी से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे लोग समाज के नियमों का पालन नहीं करते और उनके भीतर नैतिकता की भावना कमजोर होती है। उन्हें अपने कार्यों के परिणामों की चिंता नहीं होती और वे दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहते हैं। मानसिक तनाव, अवसाद या अन्य मानसिक विकार भी अपराध के कारण हो सकते हैं। मानसिक अस्थिरता के कारण व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है। कुछ अपराध भावनात्मक अस्थिरता का परिणाम होते हैं। गुस्सा, जलन, बदला लेने की भावना और असुरक्षा जैसे कारक व्यक्ति को हिंसा या अन्य आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। गरीबी और आर्थिक असमानता अपराध के प्रमुख कारणों में से एक है। जब लोग आर्थिक तंगी का सामना करते हैं और उनके पास आजीविका के साधन नहीं होते तो वे अपराध का रास्ता चुन सकते हैं। चोरी, डकैती और अन्य आर्थिक अपराध अक्सर गरीबी से जुड़े होते हैं। शिक्षा की कमी भी अपराध के लिए एक बड़ा कारण हो सकती है। शिक्षा व्यक्ति को समाज के नियमों और नैतिकता के प्रति जागरूक बनाती है। अशिक्षित लोग अपराध की ओर अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में कठिनाई होती है। पारिवारिक अस्थिरता जैसे कि घरेलू हिंसा, माता पिता का अपराधी होना या बच्चों की उपेक्षा अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकती है। असामान्य पारिवारिक माहौल में पले बड़े बच्चे अपराध की ओर आकर्षित हो सकते हैं। समाज में अपराधियों के प्रति उदासीनता, भ्रष्टाचार और अन्याय भी अपराध को बढ़ावा देते हैं। यदि समाज में कानून का सम्मान नहीं होता और अपराधियों को सजा नहीं मिलती तो लोग अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी अपराध के प्रमुख कारण हो सकते हैं। जब लोगों के पास नौकरी नहीं होती या आय के स्रोत बंद हो जाते हैं तो वे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। बेरोजगारी के कारण उत्पन्न निराशा और हताशा व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती है।
कुछ लोग अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक लाभ की लालसा होती है। धन, संपत्ति और अन्य भौतिक संसाधनों की लालसा अपराध को प्रेरित कर सकती है। आर्थिक असमानता भी इस लालसा को बढ़ावा देती है। समाज की सांस्कृतिक मान्यताएं और परंपराएं भी अपराध को प्रभावित करती हैं। कुछ समाजों में हिंसा और अपराध को स्वीकार किया जाता है, जो अपराध को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा अगर समाज में अपराध को एक सामान्य बात मान लिया जाए तो यह अपराध के बढ़ने का कारण बन सकता है। आपराधिक गतिविधियां उन क्षेत्रों में अधिक हो सकती है जहां सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था होती है। गरीब इलाकों, स्लम्स और असुरक्षित जगहों में अपराध की संभावना अधिक होती है। इन क्षेत्रों में कानून का पालन कराने में कठिनाई होती है, जिससे अपराध बढ़ सकता है। आज के समय में मीडिया का प्रभाव भी अपराध के बढ़ने में भूमिका निभाता है। फिल्मों, टीवी शो और इंटरनेट के माध्यम से हिंसा और अपराध को रोमांटिक या आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो युवाओं को अपराध की ओर प्रेरित कर सकता है। कानून की कमजोरी और न्याय व्यवस्था की धीमी गति भी अपराध को बढ़ावा देती है। जब अपराधियों को सजा नहीं मिलती या उन्हें कानून का डर नहीं होता, तो वे बार बार अपराध करते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार भी अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। जब सरकारी अधिकारी और राजनेता भ्रष्ट होते हैं, तो वे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिससे अपराध का स्तर बढ़ता है। अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में अपराध अधिक होते हैं। जब सरकार कमजोर होती है और कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो अपराधी इसका फायदा उठाते हैं और अपराध की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अपराध के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है, जो अपराध के कारणों को समझने और उनके समाधान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 1. सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराध एक सामाजिक समस्या है और इसका समाधान सामाजिक सुधारों के माध्यम से किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण समाज की संरचना, वर्ग विभाजन और सामाजिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति की मानसिक स्थिति, व्यक्तित्व और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण यह समझने की कोशिश करता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक समस्याएं या भावनात्मक तनाव उसे अपराध की ओर क्यों धकेलते हैं। 3. जैविक यानी बायोलॉजिकल दृष्टिकोण। जैविक दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी प्रवृत्तियां जैविक कारकों जैसे कि आनुवंशिकता, मस्तिष्क की संरचना और हार्मोनल असंतुलन से उत्पन्न होती हैं। इस दृष्टिकोण के तहत जैविक परीक्षण और अनुसंधान के माध्यम से अपराधियों के व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है। मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के तहत अपराध का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और जैविक विज्ञान के समन्वय से किया जाता है। यह दृष्टिकोण अपराध के विभिन्न पहलुओं का समग्र विश्लेषण करता है। अपराध के कारणों का अध्ययन यह दिखाता है कि अपराध किसी एकल कारण का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न कारकों के समन्वय से उत्पन्न होता है। जैविक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक सभी अपराध के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपराध का अध्ययन करने से हम अपराध को रोकने के लिए प्रभावी नीतियां और कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं। अपराध को केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं महिलाओं में अपराध प्रवृत्ति की। पारंपरिक रूप से महिलाओं को अपराध से दूर माना जाता था, लेकिन आज के समय में यह धारणा बदल गई है। महिलाएं भी अब विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलिप्त होती दिख रही हैं। महिलाओं में अपराध के कारणों में सामाजिक और आर्थिक असमानता, मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याएं प्रमुख हैं। आधुनिक समय में महिलाओं के अपराधीकरण को समझने के लिए फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी का भी विकास हुआ है, जो लैंगिक असमानताओं और समाज में महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार महिलाओं का अपराधीकरण पुरुषों से अलग होता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि महिलाओं के अपराधों को लैंगिक असमानताओं और पितृसत्तात्मक समाज में उनके स्थान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि अपराध के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण और उनके अपराध की व्याख्या कैसे पारंपरिक अपराध शास्त्र से भिन्न होती है। फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी महिलाओं के अनुभवों, उनकी स्थिति और उनके द्वारा किए गए अपराधों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझने का प्रयास करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महिलाओं के अपराधों का अध्ययन समाज में उनके स्थान,
भूमिका और सामाजिक अपेक्षाओं के संदर्भ में किया जाता है। ये दृष्टिकोण बताता है कि किस प्रकार सामाजिक असमानता, गरीबी और भेदभाव महिलाओं को अपराध की ओर धकेलते हैं। इसके अलावा ये दृष्टिकोण ये भी अध्ययन करता है कि समाज महिलाओं के अपराधों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है और उन्हें किस प्रकार की सजा दी जाती है। ये दृष्टिकोण लैंगिक भेदभाव और न्याय प्रक्रिया में असमानता की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। आधुनिक समय में लोम्ब्रोसो के सिद्धांत को काफी हद तक खारिज कर दिया गया है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने यह दिखाया है कि अपराधी प्रवृत्तियां केवल जैविक लक्षणों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे जटिल जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक होते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्रियों ने लोम्ब्रोसो के सिद्धांत की आलोचना की है कि यह सिद्धांत अपराधियों को जैविक रूप से हीन समझता है, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि लोम्ब्रोसो का यह सिद्धांत अपराधशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने अपराधी व्यवहार के अध्ययन में जैविक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उनके विचारों ने आगे के शोध और सिद्धांतों को प्रेरित किया, जो अपराध के अध्ययन को और भी समृद्ध बनाते हैं। निष्कर्ष के रूप में लोम्ब्रोसो का सिद्धांत अपराधशास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। हालांकि आधुनिक समय में इस सिद्धांत की सीमाओं को पहचाना गया है और अब अपराध को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आज के समय में अपराध को जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के समन्वय से समझा जाता है। लोम्ब्रोसो के सिद्धांत ने भले ही एक नई दिशा दिखाई हो, लेकिन अब हम इस दिशा में और भी आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।